एक तो सास जो होती है खतरनाक, ऊपर से सौतेली। ये तो वही बात हुई ना, करेला वो भी नीम चढ़ा। लेकिन क्या करे, भाग्य में हो जब ऐसी सौतेली सास। महेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? कुछ भी बोलती है। इतना थोड़ी ना कोई सहन करेगा। बंधुआ मजदूर हो क्या? देखो मीना, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता है, पर वो जैसी भी है मेरी माँ है। उन्होंने मेरा बचपन से ख्याल रखा है। अगर वो गलती से थोड़ी बहुत बातें बोल दे तो प्लीज कुछ मत बोलना। मीना का गुस्सा तो लेकिन आज 7 समंदर पार करके खड़ा होता है। वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। पर तुमने उन्हें देखा नहीं, वो जानवी का साथ कैसे देती है? अगर वो कुछ गलत भी करती है तो वो उसका ही साइड लेती है। वो उनकी सगी बहू है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसकी हर गलती माफ करे। हाँ तो कुछ नहीं होता ना, तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम बस ये सोचो कि ऐसा कौन सा काम करने से माँ खुश हो जाएगी। मैं तो कुछ भी करती हूँ तो उन्हें गलत ही लगता है। अभी भी कोई बहाना बनाकर आई हूँ तुम्हारे पास, जबकि उनकी सगी बहू अभी तक कमरे में आराम फरमा रही है। तभी सास की आवाज आती है। अरे बहू, इतनी देर हो गई, अभी तक महेश की फाइल नहीं ढूंढ पाई क्या? हाँ माँ जी, बस मिल गई। चलो मैं भी ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, जाओ। मैं तो बस इस बुढ़िया को ही संभालती रहूं घर में। महेश कमरे से बाहर जाता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक से जाना बेटा। बहू, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग गई एक फाइल ढूंढने में? क्या पता माँ जी, जेठ जी से कुछ बात कर रही हो मीना दीदी। हो सकता है सगा सौतेले का खेल खेल रही हो। क्यों? इसे बात नहीं कहते, इसे शिकायत कहते हैं। सही कहा ना मीना बहू? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हो। मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी? वो तो फाइल। दीदी, मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन साफ बात बता रही हूँ। समझ लीजिए, सास बहू की बात पति तक नहीं ले जानी चाहिए। आप तो जानती हैं, जेठ जी भले ही सौतेले हैं, लेकिन माँ ने तो उन्हें सगे से भी बढ़कर माना है। क्यों माँ जी, ठीक कहा ना मैंने? जानवी सास को पटाने के लिए आए दिन मीना को ऐसे ही ज्ञान दिया करती। चालाक जानवी के आगे मीना को समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोले। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं कल मायके जाऊंगी क्योंकि मेरे भतीजी का मुंडन है तो बुलाया है। बहू, जरा भाषा तो देख अपनी। तू पूछ नहीं रही है, बता रही है। वैसे कल नहीं जा सकते, कल मेरा कोई जरूरी काम है जो तुझे करना है। तभी जानवी बोल पड़ती है। माँ जी, मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले माँ का कॉल आया था, मैं ज़रा बात करके आती हूँ। ये जानवी तो, चलो छोड़ो। मीना, मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। जी माँ जी। शाम को खाने के टेबल पर। ये सब्जी में नमक कितना ज्यादा है, किसने बनाई है ये सब्जी? माँ जी, मीना दीदी ने। बहू, आजकल कैसा खाना बना रही है तू? सीख कुछ जानवी से। और ये खीर, घर पे चीनी नहीं थी क्या बहू, जो तूने आज पूरा खाना ऐसा बनाया है? अरे कम से कम खीर तो ढंग से बना देती। तुझे पता है ना मेरी मन पसंद है। माँ जी, खीर मैंने नहीं, जानवी ने बनाई है। ज्यादा चीनी खाने से कहीं मुझे शुगर ना हो जाए, इसीलिए उसने कम डाली होगी, है ना? कुछ दिन बीतते हैं। जानवी अपने पति के कान भरने शुरू कर देती है। देखो जी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पूरे बारात के साथ। इतना बड़ा घर है। माँ जी को बोलो ना बंटवारा कर दे, मैं तो अलग रहूंगी। बात करता हूँ माँ से। कुछ दिनों बाद जानवी घर में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर देती है, जिससे हार कर ससुर जी बंटवारा कर देते हैं। मैं तो जानवी के साथ रहूंगी। वो क्या है ना, मीना बहू मेरा लायक काम करती ही नहीं। ना जी ना, मैं नहीं रख सकती माँ जी। ऐसा कीजिए, एक एक हफ्ते आप और पापा जी घर बांध लो। क्यों जी? हाँ और क्या, किसी को परेशानी नहीं होगी। पापा तो मेरे साथ ही रहेंगे। पापा को मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं भी पापा जी की सारी सेवा करूंगी। वैसे भी अब वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते तो। कुछ महीनों बाद ससुर जी घर का बंटवारा कर देते हैं। एक हफ्ते के लिए सास ससुर बड़े बेटे के घर रहते हैं, तो एक हफ्ते के लिए छोटे बेटे के घर। जानवी बहू, जरा कोई चैनल लगाना। तुम जवान लोग भी ना पिक्चर वगैरह देखते रहते हो।
अरे थोड़े भजन भजन भी सुना करो। माँ जी, मेरी मनपसंद मूवी है, देखने दो शांति से। अरे पर तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा किचन में जाकर जरा मेरे लिए एक बढ़िया वाली चाय तो बना दे। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी ना आपने। अरे तो क्या हुआ, फिर से बना दे, मन हो रहा है। ठीक है। रात को जानवी अपने पति से बता रही होती है और उसकी सास सुन लेती है। सुनिए जी, आप अपनी माँ को अपने भाई के घर क्यों नहीं भेज देते? क्यों, अब क्या कर दिया माँ ने? पता है, मैं रोज उनकी अजीब गरीब बातें सुनकर पक जाती हूँ। ऊपर से उन्हें रोज दिन में 4 बार तो चाय पीनी ही होती है और काम के नाम पर बस उन्हें कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। सुन रहे हो ना मेरी बात, या फोन पर ही लगे हुए हो? सास को जानवी की वो बात याद आती है जब वो मीना को घर की बात पति को ना बताने का ज्ञान दे रही थी। तुम्हें पता है, मुझे उनके गंदे कपड़े रोज धोने पड़ते हैं। सोचा अलग हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, पर ये टेंशन तो हमारे माथे पड़ गई। तुम अपनी माँ से बात करो ना, उनसे कहो हम छुट्टियों पर जा रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए मीना दीदी के पास चले जाएं। ठीक है, सुबह बात करता हूँ। अगली सुबह मीना के घर पर। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? अरे माँ जी, आप आइए आइए अंदर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बहू तुझे बुरा तो नहीं लगा ना, मैं इतनी सुबह सुबह आ गई? नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो सही समय पर आई हो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप ही का तो घर है माँ जी। उधर जानवी का पति। अरे माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? रुको फोन करता हूँ। अरे रहने दो ना, खुद गई है, खुद ही आ जाएगी। वैसे भी ना आए तो अच्छा है, कौन पालेगा बुढ़िया को। उधर सास मीना के घर में। एक जानवी थी जो मुझे घर से निकालने में लगी थी, और एक ये पागल है जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, फिर भी वो मुझे रख रही है। तभी चाय लेकर मीना आ जाती है। माँ जी, आप ये चाय पीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। वैसे माँ जी, आप ना चाय कम कर दीजिए, इसलिए नहीं कि मुझे बार बार बनानी होती है, बस इसलिए कि आपकी सेहत ठीक रहे। मीना बोली जा रही थी और सास की आंख से आंसू निकलने लगे। क्या हो गया माँ जी? ठीक है, चाय पी लेना, पर इस पे रोने की क्या बात है? अरे पगली, आज मेरे सौतेले सगे बन गए, और सगे सौतेले किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है मेरे साथ। समय और परिस्थिति के साथ अपने और परायों का फर्क नजर आने लगा बहू। घोटकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा, तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को लाती हूँ घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरे बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना तो अपना ये घूंघट जो है ना, उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन विन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई, हैं? शकुंतला मानवी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन,
एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितना सुंदर है मानवी बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ। मानवी के आने से घर वालों की नज़रों में शकुंतला की और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज़ कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते। लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियाँ पैदा होने लगती है, अब शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? है? तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो। अब मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओफो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पे दिन में 10 बार केबल जाती है। ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के पंखे तक नहीं है। बूढ़े हो गए दोनों पंखे। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं। आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगमरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना होगा। और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? और ये तेरी जो मांगे है ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हो ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी। तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेम्बर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी को चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगी। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर?
और क्या से क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू। आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी उन कागजों को अपने हाथ में उठाती है तब वो देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी। अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह प्यार और इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वो अपना सुखी संसार गुजारते हैं। जिस लड़की की माँ नहीं होती है वो अपनी सास में माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन क्या सास कभी माँ बन भी सकती है? मम्मी, मम्मी खाना क्या बनाना है? आज साथ बैठकर खाएंगे आपकी पसंद का खाना। मम्मी, ये क्या बोल रही है? अरे माँ जी बोल, सास को माँ जी बोलते हैं, मम्मी नहीं। वैसे जो बनाना है ज्यादा ही बनाना थोड़ा। जी जी माँ जी, पर मैं क्या आपको मम्मी बोल सकती हूँ? ये भी तो फिर न जाने क्या बहू के मन में आता है। क्यों माँ जी, कोई मेहमान आने वाला है क्या? तुझसे जितना कहा जाए बस उतना कर, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी। अरे कितनी बार कहूँ मम्मी मत बोला कर। मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ और तू बहू। अपने आप को बेटी मत समझ, समझी? कुछ समय बाद वहाँ लक्ष्मी की बुआ सास आती है। अरे भाभी कैसी हो? दीदी तुम आ गई। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? तू खुद ही देख ले, तेरे सामने खड़ी हूँ। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? लक्ष्मी कैसी है तू बहू? काफी बदल गई है। शादी से पहले देखा तब तो बड़ी पतली दुबली सी थी। हाँ, शादी के बाद खा खा कर मुटा गई है। वैसे भी बिन माँ की लड़की को हमने तो सहारा दिया है। शादी में तो मैं नहीं आ पाई, पर क्या हुआ, अब आ गई हूँ ना। मुझे बहू के हाथ के खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए ना, देरी किस बात की, बुआ जी खाना तैयार है। लक्ष्मी अपनी सास और बुआ सास को खाना परोसती है। ये कैसा खाना है बहू? सब्जी में ना नमक है ना मिर्च है। अरे भाभी, बहू पे क्यों चिल्लाती हो? बेचारी बिन माँ की पली बड़ी है, तो रसोई का काम कहाँ से सीखती? कुछ नहीं होता बहू, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, यही तो दिक्कत है, इसे काम ठीक से करना आता नहीं, सभी कामों में गड़बड़ी करती है। पता नहीं मैंने दया करके क्या बुरा कर दिया जो सजा भुगत रही हूँ। मम्मी मैं सॉरी माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अगले दिन सास पड़ोसनों के साथ पड़ोस की पंचायत में। हाँ, मैंने भी सुना कि कमला की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी, फिर वो वापस घर आ गई। और कमला ने उसे घर आने भी दिया। मैं होती ना तो अपनी बेटी को घर आने भी नहीं देती, इतनी बदनामी करने के बाद। उसने तो समाज के सामने अपने माँ बाप का सर नीचे झुका दिया। बेचारी कमला तभी तो आजकल दिखाई भी नहीं देती।
उसको तो अपनी बेटी को घर में आने ही नहीं देना था, या फिर खुद ही उसे मार देना चाहिए था। ऐसी ही लड़कियां हमारी बेटियों को गलत चीज़ें सिखाती हैं। आंटी, किसी के घर के बारे में क्या बात करना जब हमें कुछ पता ही ना हो, है ना? क्यों माँ जी? बहू, तुझसे पूछा किसी ने? फुकट का ज्ञान ना दे। माँ जी, किसी की बेटी ने क्या फैसला लिया या क्या किया, हम तब तक नहीं कह सकते जब तक पूरे मामले के बारे में हमें पता ना चले। बहू, तुझे इतना भी नहीं पता कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते? बहन, तुम्हारी बहू की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। बहू अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए। अरे माँ नहीं है ना इसकी। चाहे बड़े अपने छोटे के बारे में कितना भी बुरा बोल ले, लेकिन एक छोटा अपने से बड़े से सवाल भी नहीं पूछ सकता। आंटी जी, आप लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, खाली में अफवाह फैला रही हैं आप। ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने है, जा अंदर। माफ करना बहन, वो बहू की माँ नहीं है ना, इसलिए कुछ चीजें अभी तक वो जानती नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? फिर तुम्हें इसको सिखाना चाहिए कि अपने के बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। बिन माँ की पली बड़ी लड़की कैसी है तुम नहीं जानती क्या? एकदम बदतमीज, झगड़ालू और निकम्मी। सासू को न जाने क्यों बहू के बारे में ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। देखिए, वो थोड़े खुले विचारों की है, उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तुमने शादी कैसे करवा दी अपने बेटी की एक बिन माँ की लड़की से? जिन लड़कियों की माँ नहीं होती उनमें संस्कार नहीं होते और बहुत अलग होती हैं। शरीफ तो बिल्कुल नहीं होती हैं ऐसी लड़कियाँ। अब मैं क्या करती? आजकल के लड़कों को तो जानती हो ना, एक बार जो लड़की पसंद आ गई उसी से शादी करनी है। बस वही हुआ मेरे साथ भी। रात को सास बहू से बात करती है। बहू, तुझसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? माँ जी, आपने देखा ना, वो उस बेचारे को कितना भला बुरा बोल रही थी। कमला आंटी तो उनकी सहेली है, अपनी सहेली के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? क्या गलत कहा उन लोगों ने? जो था वही तो कहा। माँ जी, ऐसे समय में आप सभी को उन्हें सहारा देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन आप सभी उनके घर की बात को तमाशा बनाकर फैला रहे हो। सभी सही कह रहे थे। एक बिन माँ की बेटी में बिल्कुल संस्कार नहीं होते, और आज वो तुझ में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुझ पे तरस खा के तुझे अपने बेटे से शादी करवा के इस घर में लेकर आई, और तू अब मुझे सलाह दे रही है। बहू को तो सास की बात पर शौक लग जाता है, वो शांत हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रही? बहू शांत। अरे कुछ बोलेगी भी? माँ जी, मैं आपको मम्मी क्यों बोलती थी पता है? क्योंकि आप में मैंने माँ को देखा, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। आपको पता है मेरी माँ नहीं है, सब ये समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी माँ है और वो आप हैं। पता है माँ जी, जब मैं इस घर में आई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की थी कि मुझे माँ के रूप में आप मिल गई। लेकिन ये बोलकर बहू शांत हो जाती है। अगले रोज़। तुमने सुना? उनकी बहू लक्ष्मी की माँ नहीं है। वो अपनी बेटी की शादी ऐसी लड़की से कैसे करवा सकती है? वैसे क्या फर्क पड़ता है, जैसी सास वैसी बहू। लक्ष्मी अपनी सास जैसी ही है, देखा नहीं वो भी कैसे। अरे जो बहू उसे माँ से ज्यादा प्यार करती है उसी की बुराई। छी 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 छी। पड़ोसियों की बात सास के कान पर पड़ जाती है। सुनिए, मेरी बहू के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और हाँ, सब समझ रही हूं मैं। चलो निकलो यहां से। अरे माँ जी, क्या हो गया? ये तो आपकी सहेलियां थी। बहू, इन औरतों को अब मैं समझ चुकी हूँ। इन लोगों को सिर्फ दूसरों की बुराइयां करनी है। ये लोग सिर्फ बातें बनाना और घरों को तोड़ना ही जानते हैं। तू सही कह रही थी बहू। माँ जी, हर घर की कहानी अलग है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे घर की कहानी समझ आ गई है। मेरे लिए तो आज से बहू नहीं, बेटी है, बेटी। माँ जी, मैंने आप में माँ को ही देखा है हमेशा से। बहू, माँ जी नहीं, मम्मी बोल, मम्मी। सिमरन की माँ शोभा को उसकी शादी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि एक बीमारी के चलते उसके सारे दांत गिर चुके हैं। सिमरन वैसे तो सुंदर है,
घर और बाहर के सभी काम संभाल लेती है। लेकिन भाई शादी के लिए तो पहले सुंदरता देखी जाती है, इसलिए उसकी माँ को बस यही चिंता सता रही है कि वो कैसे अपनी बेटी की शादी करवाए। सिमरन, ओ सिमरन। हाँ माँ, आपने बुलाया? अरे एक तो वैसे ही तेरे दांत नहीं है, ऊपर से तू इतनी बुरी हालत में रहती है। चल जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। उसने तुम्हारे नकली दांत लगाने के लिए आज बुलाया है। अच्छा माँ, मैं बस 2 मिनट में आई। शोभा सिमरन को लेकर चली जाती है और उसके नकली दांत लगवा देती है। अब शोभा सिमरन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। बेटी, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। एक बात याद रखना, उनके सामने ये मत बोल देना कि तेरे दांत नकली है। बाकी सब मैं संभालूंगी। अब जाकर तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ सावित्री और बहन शीना दोनों ही बहुत तेज होती हैं। उन दोनों को देखकर शोभा सोच में पड़ जाती है। अगर इन दोनों माँ बेटी को शक हो गया कि सिमरन के दांत नकली है तो इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी सावित्री बोलती है। अरे बहन जी, क्या सोच रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस यही सोच रही थी कि बेटी की माँ होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी बहन जी, सही कह रही हैं आप। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। अच्छा बहन जी, ये सारी बातें तो होती रहेगी। आप ज़रा अपनी बेटी को तो बुलाओ। जी जी। सिमरन, बेटा सिमरन, चाय लेकर तो आओ। सिमरन सबके लिए चाय लेकर आती है। सावित्री और शीना कुछ देर सिमरन से बात करती हैं। उन दोनों को सिमरन पसंद आ जाती है। सावित्री कहती है, आपकी बेटी हमें पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए आप। आंटी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर इसके दांत है, एकदम सफ़ेद चमचमाते हुए। ये सुनकर सिमरन और शोभा थोड़ा घबरा जाती हैं। शोभा जल्दी से बात संभालती हुई कहती है, हाँ, मेरे बेटी के दांतों की सब तारीफ करते हैं। ये ना अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती है। सुबह जल्दी उठकर अच्छी तरह ब्रश करती है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करके सोती है। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती है। अरे वाह आंटी, जब आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो मैं भी दांतों को सुंदर, सफ़ेद और मजबूत रखने के लिए इनसे ही सलाह लूँगी। इसके बाद वो चली जाती है और सिमरन गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर शादी के बाद उन्हें सच्चाई पता चल गई तो ये दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी ही जड़ी बूटी बना देंगी। अरे तू फिक्र मत कर, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद शोभा सिमरन की शादी कुणाल के साथ कर देती है। जब कुणाल और सिमरन शादी के बाद मिलते हैं तो कुणाल सिमरन से कहता है, शीना और माँ ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था सब कुछ सच कहा था। क्या बोला था उन दोनों ने मेरे बारे में? यही है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं और तुम अपने दांतों का ख्याल भी बहुत रखती हो। दांत की बात सुनकर सिमरन सोच में पड़ गई। ये सारी बात घूम फिर कर मेरे दांतों पर ही क्यों आ जाती है? दांत ना हुए ताजमहल हो गया कि जिसे देखो तारीफ कर रहा है। अगर कुणाल जी को मेरे दांतों की सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे सिमरन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो माँ के पास चलते हैं। कुणाल और सिमरन माँ के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गन्ने रखे होते हैं। माँ, ये इतने सारे गन्ने कहाँ से लाई? तेरे चाचा ने गांव से भेजे हैं। ले तू भी खाकर देख, कितने मीठे और ताज़े गन्ने हैं। नहीं माँ, आप खाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। कुणाल के जाते ही शीना अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप खाइए ना गन्ने, आपके दांत तो बहुत मजबूत हैं, आप तो आराम से खा सकती हैं। नहीं शीना, तुम खाओ, मुझे ये गन्ने खाना पसंद नहीं है, इनके रेशे दांत पे फंस जाते हैं ना। अरे भाभी, आप तो इन रेशों की चिंता ही मत करो। इन गन्ने के रेशों की क्या मजाल जो आपके दांतों में घुस जाए। ये कहकर शीना एक गन्ना सिमरन के हाथ में रख देती है। सिमरन सोचने लगी, लगता है शीना आज मेरे नकली दांत का भांडा फोड़ कर ही रहेगी। अब क्या करूं मैं? सिमरन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, हाँ बहू, तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे दांत तो बहुत मजबूत है।
मुझे देख, मैं भी तो बुढ़ापे में गन्ना खा रही हूँ। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनके बुढ़ापे के दांत और मेरे जवानी के दांतों में क्या फर्क है। सिमरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ देर सोचती है और कहती है, नहीं माँ जी, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सिमरन किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। हेलो माँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? अरे क्यों, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, परेशानी ही परेशानी है। हर समय झूठ की तलवार मेरे सर पर लटकती रहती है। माँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने नकली दांतों का सच सबको बता दूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा होगा ना माँ, कम से कम मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। देख बेटी, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना मान, अभी किसी से कुछ मत कहना। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। सिमरन बहुत परेशानियों के साथ अपने ससुराल में रहती है। एक दिन उसकी सास बहुत सारे अखरोट ले आती है और सभी को अखरोट देते हुए कहती है, चलो, अब तुम सब मेरे सामने अखरोट खाओ। सिमरन अखरोट देखकर घबरा जाती है और कहती है, माँ मैंने अभी खाना खाया है, मैं ये अखरोट नहीं खा सकती। नहीं बेटा, अखरोट तो तुझे खाने पड़ेंगे, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चलो अभी खा भी लो बेटा। सिमरन किचन में जाती है और किसी तरह अखरोट तोड़ कर ले आती है और खा लेती है। कुछ दिन बाद सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत खांसी हो जाती है। वो सोचती है, जब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो जाती मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि खांसते समय मेरे दांत ही बाहर आ जाएं। सिमरन ये सोच रही होती है कि तभी शीना उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी आप अंदर क्या कर रही हो, बाहर चलो ना, माँ और भैया आपको बुला रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मैं आराम करूंगी। सिमरन के लाख मना करने के बाद भी शीना उसे बाहर ले आती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी सिमरन को जोर से खांसी शुरू होती है। खांसते खांसते उसके नकली दांत जमीन पर गिर जाते हैं। घर के सभी लोग कभी सिमरन को देखते हैं, कभी उसके नकली दांतों को। सिमरन के ससुराल वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके मजबूत और सुंदर दांतों का राज क्या था। उसकी सास कहती है, ये तेरे नकली दांत हैं? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया। भाभी कितनी झूठी हो आप, और आपकी माँ, आप दोनों ने कहा था कि आप अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती हो। पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करती हो। सिमरन, तुम्हें सारी दुनिया में मैं ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चली जाओ यहाँ से। सबकी बातें सुनकर सिमरन के आंसू निकल आते हैं और वो अपने ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन उसके ससुराल वाले उससे नफरत करने लगते हैं। सिमरन की सास बहुत गुस्से में कहती है, जब तक हम तुम्हारे लिए कोई फैसला ना ले ले तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगी। और आज ही अपनी माँ को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। सारे ससुराल वाले सिमरन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसकी माँ के साथ उसे उसके मायके भेज देते हैं।